धार्मिक महीना शुरू हो रहा है। देश भर से कांवड़िए गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंचते हैं। योगी सरकार की तरफ से पुष्प वर्षा की जाती है कांवड़ियों के ऊपर। मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जहां से कांवड़ियों को गुजरना होता है वहां जितने भी रेस्टोरेंट, ढाबे या खाने पीने की सामग्री बेचने वाली दुकानें हैं या फिर फल फ्रूट बेचने वाले हैं, वो सब दुकानदार अपने मालिक या फिर जो फ्रूट बेच रहा है, वहां काम कर रहा है, उसका नाम लिखकर लगाएंगे, ताकि कांवड़ यात्रा पर आने वाले जो लोग हैं, जो खाने पीने की चीजें वो लेते हैं, उनको ये पता हो कि वो किसकी दुकान से ले रहे हैं। ये दो समुदायों को आपस में अलग थलग करने की, उनको सामाजिक तौर पर बांटने की कोशिश हो रही है। प्रशासन को इसको समय रहते पहले रिफाइंड वे से करने का कोई तरीका नहीं मिल सकता था। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में हर हफ्ते आपसे मुलाकात होती है और किसी बड़ी खबर पर हम चर्चा करते हैं। ऐसी खबर होती है जो जनहित में हो या फिर जनता पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ता हो, या फिर उस खबर से जनता के हित प्रभावित होते हो या जनता को उसके बारे में जागरूक करना हो। ऐसी खबर पर पब्लिक इंटरेस्ट में हमेशा पटियाल चर्चा करता है। आज एक ऐसी खबर है। एक धार्मिक महीना शुरू हो रहा है। हमारे हिंदू धर्म में बोलते हैं सावन का महीना। सावन के महीने में होता यह है कि बहुत सारी जो नव विवाहित महिलाएं होती हैं वो अपने मायके में गुजारती हैं ये सावन का महीना, क्योंकि बरसात होती है, साथ के साथ हरिद्वार की तरफ बहुत बड़ी यात्रा निकलती है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर देश भर से कांवड़िए गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंचते हैं। ये एक मान्यता है, बड़ा शुभ माना जाता है और अपने घरों तक, अपने गांवों तक, अपने शहरों तक कांवड़िए पैदल यात्रा करते हुए पूरे गाजे बाजे के साथ, हर्षोल्लास के साथ अपने कंधे पर कांवड़ रखते हैं। गंगा जल पहले खाली कांवड़ लेकर जाते हैं और फिर वापसी में गंगा जल भरकर उसमें लाते हैं। टोलियां बनी होती हैं। गांव के, शहरों के बहुत सारे जो धार्मिक समूह होते हैं उनकी टोलियां बनी होती हैं, जो पड़ाव दर पड़ाव आगे बढ़ती हैं और अपने अपने शहरों से हरिद्वार तक जाती हैं, गंगा मैया का गंगा जल लेती हैं और फिर उसी तरह से हर्षोल्लास के साथ पूरी धार्मिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वो जल वापस अपने गांव, शहर, घर तक पहुंचाती हैं। ये इतनी बड़ी यात्रा होती है, इसे बहुत बड़ा रिलीजियस टूरिज्म भी माना जाता है कि उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर सड़कें जब ये यात्रा नज़दीक पहुंचने लगती है या यूपी में प्रवेश करती है तो वहां पर अतिरिक्त इंतजाम करने पड़ते हैं। अतिरिक्त इंतजाम कैसे करने पड़ते हैं? बहुत सारे हाईवेज को सिंगल लाइन करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान एक्सीडेंट होते हैं, जाम लगते हैं और इसमें बहुत सारे कांवड़ियों की मृत्यु भी हुई है। अतीत में ऐसी घटनाएं बहुत सारी हुई हैं और जब भी ये मृत्यु होती है या एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद बड़ा उपद्रव भी हुआ। कई बार गुस्साए कांवड़ियों ने जो है वो वाहनों पर पथराव किया या फिर ड्राइवरों से मारपीट की या ड्राइवरों ने कांवड़ियों के साथ मारपीट की। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिनसे बचने के लिए सावन के महीने में इस धार्मिक कांवड़ यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से बड़े इंतजाम किए जाते हैं ताकि ये यात्रा बड़े सरल और सौगम्य ढंग से गुजरे और इसमें कोई अड़चन ना आए, किसी की जान ना जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो। और जगह जगह कांवड़ियों के लिए पड़ाव बनाए गए होते हैं जहां उनके लंगर की व्यवस्था होती है, उनके रुकने की व्यवस्था होती है, क्योंकि जो पैदल चलते हैं बड़ी थकाने वाली यात्रा भी होती है और लगातार वो बदलती रहती हैं टोलियां, एक दूसरे को कांवड़ सौंपते रहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, जिनमें भीड़ भाड़ वाली सड़कों से कैसे कांवड़ को गुजारना है, यात्रियों को कैसे गुजारना है, इसके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। इस पूरी यात्रा का महत्व आप इससे समझ सकते हैं कि योगी सरकार की तरफ से पुष्प वर्षा की जाती है कांवड़ियों के ऊपर। जब कांवड़ यात्रा शुरू होती है तो शासन उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करता है। तो इसका महत्व आपको समझ आ जाता है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, ना सिर्फ धार्मिक लिहाज से बल्कि पॉलिटिकली भी इसकी बहुत महत्ता है। अब मैं जिस चीज के लिए जिक्र कर रहा हूं, ये जो बैकग्राउंड बता रहा हूं, इसकी एक वजह है। वजह यह है कि जब आप हरिद्वार जाते हैं
तो जैसे ही आप दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं, चाहे दिल्ली एनसीआर की तरफ से प्रवेश करें या फिर आप हरियाणा की तरफ से प्रवेश करें, तो जो मुजफ्फरनगर जनपद आता है उससे होकर ये यात्रा गुजरती है। उसी हाईवे से होकर मेरठ मुजफ्फरनगर होकर ही जो है वो हरिद्वार तक जाती है। मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है और उस आदेश को लेकर काफी चर्चा हो रही है। असल में आदेश है ही ऐसा। आदेश में ये कहा गया है कि हाईवे या सड़क के किनारे जहां से कावड़ियों को गुजरना होता है, वहां जितने भी रेस्टोरेंट, ढाबे या खाने पीने की सामग्री बेचने वाली दुकानें हैं या फिर फल फ्रूट बेचने वाले हैं, वो सब दुकानदार अपने मालिक या फिर जो फ्रूट बेच रहा है, वहां काम कर रहा है, उसका नाम लिखकर लगाएंगे। यानी जिसकी भी फ्रूट की रेहड़ी है, दुकान है, ढाबा है, उसका नाम बाहर लिखा होना चाहिए, या जब वहां जो काम कर रहा है मालिक के अलावा उसका नाम लिखा होना चाहिए। अब ये बड़ी अजीब बात हुई। आप भी सोच रहे होंगे कि भाई नाम लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई? हमारे घर, मोहल्ले, बाजार जहां भी होते हैं वहां जरूरी नहीं होता कि दुकानदार या फिर वहां पर जो ग्राहक को अटेंड करने वाला कर्मचारी है, कारिंदा है, उसका नाम बाहर लिखा हो। ऐसा क्यों करना पड़ गया और ऐसा करने के पीछे मकसद क्या है और मकसद के साथ साथ इससे हासिल क्या होगा, ये सारा मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। प्रशासन की तरफ से एक आदेश जारी किया गया कि सभी लोग, दुकानदार या वहां काम करने वाले, या तो मालिक या फिर वहां काम जो कर रहा है, वो अपने मालिक का और काम करने वाला अपना नाम लिख कर रहेगा। और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि कांवड़ यात्रा पर आने वाले जो लोग हैं, जो खाने पीने की चीजें वो लेते हैं, उनको ये पता हो कि वो किसकी दुकान से ले रहे हैं। यानी अगर नाम लिखा होगा तो धार्मिक लिहाज से अगर वो किसी नाम पर या किसी ऐसे व्यक्ति पर जिससे वो फ्रूट, फल या फिर कोई खाने पीने की सामग्री दुकान से नहीं लेना चाहता, तो वो नाम पढ़कर उस व्यक्ति को उसकी दुकान से सामान ना ले। और अगर उसे लगे कि इस व्यक्ति में या इस दुकान के मालिक में या दुकानदार में कोई दिक्कत नहीं है उसको लेने की, तो वो कायदे से वहां से अपना सामान लेके खा सकता है। उसके मन में कोई द्वंद्व ना रहे कि जिसने मुझे सामान दिया वो पता नहीं कौन था। अब इसको सियासत में पूरी तरह से हिंदू और मुस्लिम से जोड़ दिया गया है। हम नहीं जोड़ेंगे, हम वो सियासत नहीं करेंगे, लेकिन नाम लिखने के पीछे के क्या परिणाम हो सकते हैं या किस तरह के सामाजिक तौर पर दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, इन सब चीजों को लेकर हमें लगता है कि आपको जागरूक करना बड़ा जरूरी है। इसीलिए हम ये आपके सामने खबर रख रहे हैं। अब मुजफ्फरनगर प्रशासन ने ये कहा है कि नाम लिखे होंगे, कांवड़िए पढ़ेंगे, उनको ये दिक्कत नहीं होगी कि भैया मैंने तो इसकी दुकान से सामान नहीं लेना था, इस व्यक्ति का मुझे पता नहीं चला, इसलिए मैंने ये सामान ले लिया, और वहां झगड़ा फसाद हो जाता है, कानून व्यवस्था की स्थिति बन जाती है, आरोप प्रत्यारोप लगने लगते हैं कि इसने सामान में ऐसे किया था, या फिर दुकानदार ये कहने लगता है कि इसने सामान ऐसे मांगा था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं अतीत में हुई हैं। इसलिए मुजफ्फरनगर प्रशासन ने यह कहा है कि हमने किसी भी विवाद से, कानून व्यवस्था की खराब होती स्थिति से या फिर आरोप प्रत्यारोप से बचने के लिए यह आदेश जारी किया है। लेकिन सियासी हलकों में इसके अलग अलग तरह से मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी हलके में लोग ये कह रहे हैं कि अगर कोई अपना नाम सही ना लिखे और उसकी शक्ल देखकर ये पहचान ना आए कि ये आदमी का वाकई में ये नाम है, कोई आधार कार्ड तो साथ लेकर खड़ा नहीं होगा, आगे रेडी के आगे नाम लिख देगा, दुकान के आगे नाम लिख देगा, चाय के ठेले के आगे नाम लिख देगा, तो उसको यकीन हो जाएगा। अगर कोई गलत नाम लिख देगा तो, या मान लीजिए कि अपने नाम का पूरा उच्चारण ना लिखकर उसमें अपना निकनेम लिख दे तो। सो इस तरह की चीजें उठने लगी। और इससे हासिल क्या होगा? क्या ये दो समुदायों को आपस में अलग थलग करने की, उनको सामाजिक तौर पर बांटने की कोशिश हो रही है? इस तरह के सियासी इल्जाम अभी से लगने लगे हैं। खैर, सियासत है, वो तो होती ही रहेगी, लेकिन हमारा सवाल यहां दूसरा है कि चलिए, प्रशासन ने किया, प्रशासन कर सकता है, प्रशासन को यह हक है, और कानून व्यवस्था की दृष्टि से कानून को जो माकूल लगे वो करना भी चाहिए। अधिकारियों का विवेक है और उन्होंने बाकायदा इसे शासन की इजाजत से ही किया होगा, या ये डिस्कस हुआ होगा पहले मीटिंग्स में, उसके बाद ये हुआ होगा। अब सवाल ये है कि रूटीन में जो कांवड़िए पहले यहां से जाते होंगे, उन्होंने बहुत सारा सामान इनसे लिया होगा,
तब इस बात का एतराज़ नहीं हुआ होगा। किसी ने किसी के यहाँ चाय पी होगी तो उसने ये नहीं पूछा होगा कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आपने दुकान के बाहर नाम क्यों नहीं लिखा हुआ, मुझे चाय पीने में कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो ऐसे बहुत से दुकानदार भी हमें मिले जिन्होंने ये कहा कि प्रशासन ने बोला है तो हमने लिख दिया, लेकिन इससे पहले जो स्थानीय लोग हैं वो हमारे यहाँ से खाने पीने का सामान ले जाते हैं, वो कभी हमारे नाम को लेकर इंक्वायरी नहीं करते। उनको ये पता भी रहता है कि हमारा क्या नाम है, हम किस मजहब से हैं। लेकिन बाहर से आने वाले अगर किसी आदमी को नहीं पता है तो हमें लिखने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जिसने चाय पीनी है वो सामने देख रहा है चाय बन रही है तो उसमें क्या एतराज़ है। प्रशासन फिर भी चाहता है तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक पुराना सौहार्द बना हुआ है उसको लेकर एक सवाल जरूर उठा है कि पहले इस तरह के आदेशों के कारण कभी भी खरीदार ये नहीं देखता था कि दुकानदार कौन है, लेकिन हाँ अब ऑर्डर आ गया है, बाहर बड़ा बड़ा पेन से या आपने स्केच पेन से या आपने मार्कर से लिख के लगा दिया है तो ध्यान जरूर खींचता है कि अरे भैया ये क्या लिखा हुआ है। हालांकि जो लोकल लोग होते हैं उनको पता होता है, बाहर से आने वाले लोगों के लिए सुविधा हो सकती है जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आरोप प्रत्यारोप से बचने के लिए, किसी भी झगड़े को टालने के लिए ये सही है कि आप नाम लिखकर लगा दीजिए, लेकिन इस तरह की एक्टिविटी या तो हमेशा के लिए कर दी जाए ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे, या प्रशासन ये भी कर सकता है कि भैया ठेले वाले या वो जो है अपना एक पूरा ठेले का नाम और वो अपना प्रोपरेटर जो भी होता है उसका मालिक या फिर जो काम करने वाला है उसका एक छोटा साइन बोर्ड लगा के रखे, पक्का बोर्ड लगा के रखे। पर्चियों पर नाम लिखकर लगाना, बड़े बड़े चार्ट पर नाम लिखकर लगा देना, इन तमाम चीजों से कई सवालों का जन्म होता है। सवालों को फिर सियासत से जोड़ा जाता है और सियासत को फिर जो है धर्म और मजहब से जोड़ दिया जाता है। तो क्या प्रशासन को इसको समय रहते पहले रिफाइंड वे से करने का कोई तरीका नहीं मिल सकता था ताकि वो सिंगल आउट भी ना होती चीज, किसी को अखरती भी ना, हम आज ये चर्चा भी ना कर रहे होते और जो कावड़िए आते हैं उनके आरोप प्रत्यारोप की वजह भी ना बनता वो, और जो दुकानदार सामान बेच रहे हैं उन्हें ये बुरा भी नहीं लगता। जिसको जिससे सामान लेना है वो ले सकता है, पैसे देगा, चीज खरीदेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के ऑर्डर खास तौर पर जारी कर देना या फिर उस ऑर्डर को जिस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है उनकी तस्वीरें सामने आ जाना, ये खामखा एक बड़ी बहस को जन्म देता है। एक बहस को ही नहीं जन्म देता, सियासी लोगों को एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का, एक दूसरे पर कटाक्ष करने का मौका भी देता है। ये जो बार बार राजनीति के लिए बांटने की बात होती है उसका जन्म ऐसी ही चीजों से होता है। हालांकि इनका पता नहीं चलता है, लेकिन जब असर दिखता है तो वो बड़ा गंभीर होता है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार की तरफ जाने वाले और हरिद्वार से वापस गंगा जल लेकर आने वाले कांवड़ियों के लिए हर दुकानदार को बाहर नाम लिखकर लगाने का इंतजाम कर दिया, आदेश जारी कर दिया। लेकिन क्या इससे कहीं लोगों के मनों में वैर विरोध बढ़ने तो नहीं लगेगा? क्या जब वो खरीदार आएंगे, जब वो भीड़ लगेगी वहां पर, तो भीड़ के अंदाजे को देखते हुए कहीं दुकानदारों के अंदर कोई अलग तरह का कंपटीशन या दुकानदारों के अंदर कहीं अलग तरह की भावना जगह तो नहीं कर जाएगी उनके मन में? और अगर वो जन्म करेगी तो फिर उसके दूरगामी नतीजे देखने को मिलते हैं। फिर कांवड़ यात्रा के दौरान क्या हुआ था इस चीज को दोहराया जाएगा, बताया जाएगा, तब हमारी दुकानदारी मंदी हुई थी, क्यों मंदी हुई थी, या फिर इस तरह की चीजें सामने आने लगेंगी कि दुकानदारी मंदी होने लगेगी तो लोग, हो सकता है कि एक आदमी किसी दूसरे समुदाय के आदमी को अपने यहाँ पर काम करने के लिए रखने लगे, या दूसरे समुदाय का आदमी पहले समुदाय के आदमी को काम करने के लिए रखने लगे। हो सकता है कि कोई अपने करिंदे का नाम लिख दे जबकि खुद दुकान पर खड़ा हो, यानी वो ये करने की कोशिश करेगा कि नाम भी सही जाए और काम भी गलत ना हो। मैं तो खड़ा था जी, मैं बेच ही नहीं रहा था, मैं तो बगल में खड़ा था, मेरा तो ये काम करने वाला ये है। अब सवाल ये है कि अगर इस चीज़ को 2 कदम हम आगे बढ़ा दें तो अगर कोई बड़ा दुकानदार है या कोई बड़ा ढाबे वाला है या बड़ा रेस्टोरेंट वाला है, अगर उसके यहाँ दोनों समुदायों से जुड़े हुए लोग काम करते हैं तो क्या होगा? रेस्टोरेंट में अब कोई एक आदमी काम तो करता नहीं है। अगर बड़ी खाने पीने के सामान की दुकान हो, ढाबा, उसमें एक आदमी तो काम करता नहीं है।
अगर दोनों तरह के लोग होंगे फिर क्या होगा, एक नई बहस उसमें शुरू हो जाएगी। जो आदमी आएगा, मान लीजिए अगर कोई कहता है कि मुझे अपने पसंदीदा नाम के ढाबे पे ही खाना खाना है, लेकिन वहां पर कोई दो लोग ऐसे भी काम कर रहे हैं, चाहे वो उसको सर्व नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन जिनका वास्ता किसी अन्य धर्म से है, तो फिर उसमें क्या होगा? क्या कांवड़ यात्रा के दौरान रेस्टोरेंट वाले, ढाबे वाले या दुकानों वाले जिनका कारोबार या काम धंधा अच्छा चलता है, वो ये कह दिया करेंगे कि कांवड़ यात्रा के दौरान फला 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 कारिंदा नहीं आएगा क्योंकि हमने नाम लिखकर बाहर लगा दिया है? तो ऐसे कई चीजों को जन्म मिलेगा क्योंकि हमारे यहां पर कायदे से ये रूटीन में प्रैक्टिस नहीं है, दुकानदारी इस ढंग से नहीं होती है। अगर हम इसे इस ढंग से करने की कोशिश करेंगे तो उसमें फिर जैसे मैं ये बता रहा हूं कि एक ही आपको एक ही तरह के नाम के, एक ही तरह के धर्म के वो सब लोग रखने पड़ेंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर विभाजन दिखेगा। यानी अगर कोई करिंदे को यह कह दिया जाएगा कि आप कांवड़ यात्रा के दौरान इस महीने काम पर मत आना, तो अगली बार के लिए वो पहले ही सोचने लगेगा। जब तक अगली कांवड़ यात्रा आएगी वो ऐसी दुकान ढूंढेगा जहां उसको ये सब ना कहा जाता हो, धर्म चाहे कोई भी हो, नाम चाहे कोई भी हो। सो इस तरह की छोटी छोटी चीजें व्यवहारिक रूप से इतनी ज्यादा होने लगेंगी, शाम को वहां पर गली मोहल्ले में इस तरह की चर्चाएं होने लगेंगी, इन सब बातों पर एक लंबे डिबेट, जो मोहल्ला डिबेट होते हैं, वो होने लगेंगे, घरों में इस बात की चर्चा होने लगेगी। और ये इस चर्चा का अंत फिर कहां होगा? इस चर्चा का अंत सियासत पर होगा। और जब कभी कोई भी अनहोनी हो जाती है, किसी भी गली मोहल्ले में कभी कोई अनहोनी होती है, तो प्रशासन से पहले आसपास के लोग ही पहुंचते हैं। तो क्या इन स्थितियों से जो अब इस आदेश के बाद स्थितियां बनती हैं, उसमें ये जो भाईचारा है, इसको कहीं ना कहीं ठेस लगेगी, इसमें कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट आएगा, कमी होगी विश्वास की। ये सब चीजें सामाजिक तौर पर सोचने को बनती हैं। मुझे ये लगता है कि इनको जोड़ने के लिए काम होना चाहिए कायदे से। और अगर कोई आदमी डेलिबरेटली कानून को हाथ में ले रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी नाम, किसी भी समुदाय का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर हम छोटी छोटी चीजों पर यूं बांटने के लिए या आरोप प्रत्यारोप से बचने के लिए ऐसे आदेश जारी करने लगेंगे, तो उसमें रोज वहां पर व्यवहारिक तौर पर जो चीजें रूटीन में होती हैं, उनमें इतना ज्यादा अंतर आने लगेगा कि वो दो समुदायों को धीरे 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 दूर करेंगी। और जब ये दूर करेंगी, जब उनमें कड़वाहट पैदा होगी, एक अलग तरह का कंपटीशन पैदा होगा, तो उसमें कानून व्यवस्था बिगड़ने के चांस फिर बन जाते हैं। उसी कानून व्यवस्था को जिसको सुधारने के लिए या जिससे बिगड़ने से बचने के लिए हम ये आदेश जारी कर रहे हैं। तो इन दूरगामी परिणामों से हमें बचना होगा। हमें तरीका कुछ ऐसा निकालना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी अगर प्रशासन की बहुत मजबूरी है और उन कांवड़ यात्रा का बहुत दबाव रहता है उनके ऊपर कि पता नहीं चलता कि वो कहाँ खा पी रहे हैं, उनका धर्म भ्रष्ट होने की चिंता रहती है, या अलग अलग तरह के आरोप के कारण झगड़ा फसाद होने की चिंता रहती है, तो इसे खत्म करने के लिए प्रशासन को मैं ये कह रहा हूं कि अगली कांवड़ यात्रा से पहले आज ही ऐसा ऑर्डर निकाल देना चाहिए कि अब जो भी रेडी फड़ी दुकान, रेस्टोरेंट, चाय की दुकान जो भी होगी, उस पर इतने बाई इतने फुट का एक ग्लो साइन या एक बोर्ड जो है नॉर्मल, वो लिखकर लगा रहेगा। जब सब जगह पर बोर्ड लग जाएंगे तो अपने आप स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और जब भी कांवड़ यात्रा आएगी या कोई धार्मिक यात्रा या कार्यक्रम आएगा, तो उसमें स्पेसिफिक तौर पर किसी खास जिले में या किसी खास जनपद में ये चीज लिखने की नौबत नहीं आएगी। हम एक सिस्टम ही ऐसा बना दें कि ताकि ब्लैक एंड व्हाइट में हर चीज पता लग जाए और जिसको जो जहां खाना पीना है वो ले पाए। तो मेरी गुजारिश केवल इतनी है कि व्यवस्था की तो अच्छे के लिए जाती है, लेकिन जितने मुंह उतनी बातें हो जाती हैं, उस पर डिबेट शुरू हो जाती है, उस पर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, और फिर पिसता कौन है? आम आदमी, जिसके लिए व्यवस्था की होती है। वो ऐसी डायरेक्शन में बात चली जाती है कि वो दो समुदाय, दो नामों के बीच में या फिर दो व्यक्तियों के बीच में कहीं ना कहीं खाई बढ़ाने का काम करने लगती है। इस खाई से कैसे बचना है और आपका काम भी हो जाए और विवाद भी कोई ना हो, आरोप भी कोई ना लगे और कानून भी बना रहे, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था इस तरह से करनी चाहिए कि वो जो स्थायी हो, टेम्परेरी ना हो।
परमानेंट हो और क्लैरिटी रहे उसमें। लेकिन किसी को भी ये ना लगे कि अब काम धंधे का टाइम है, दुकानदारी का टाइम है, तो उस दौरान इस चीज की दिक्कत होगी। अगर कोई किसी से सामान नहीं लेना चाहता ना ले, और अगर किसी से सामान लेने में किसी को कोई परहेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर उसके लिए कोई कायदा कानून और जबरदस्ती इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि प्रशासन के इस आदेश का कोई इस तरह का कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसको देखते हुए सियासत बढ़ेगी और सियासत बढ़ने के बाद आम जनों में कोई दिक्कत हो या कोई दुकानदारी उनके कामकाज पर असर पड़े और इसको लेके वो अपने मन में ये खटास पैदा कर लें कि मेरी भीड़भाड़ के दिनों में भी, धार्मिक यात्रा के दिनों में भी मेरी दुकानदारी नहीं चली थी। इन तमाम पहलुओं पर सोचकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि इसके नतीजे और भी सही आएंगे। हो सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सहमत हो और हो सकता है आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत ना भी हो। जो भी आपकी राय हो हमें जरूर दीजिएगा। और पब्लिक इंटरेस्ट में हम हमेशा आपके सामने इस तरह के मुद्दे रखते रहते हैं, इस तरह की बड़ी खबरें रखते रहते हैं जिनका आपके जीवन पर असर होता है। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक पब्लिक इंटरेस्ट एबीपी न्यूज पर आप रात 9 बजे जरूर देखें। अब मुझे इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया।